अगर आप 27 जुलाई 2025 को होने जा रही यूपी की आरओ एआरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं, क्योंकि हम आपके सामने लेकर के आए हैं टारगेट आरओ एआरओ रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछे जाने वाले अलग अलग खंडों के प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न जो कि इस परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज जिस खंड के प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। आपको ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है और ये कथन भारत के संदर्भ में कहे गए हैं। पहला कथन है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा कथन है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तीसरा कथन है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। और चौथा कथन है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। यहां पर अगर आप सभी कथनों को देखें तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा देश है। जब ये प्रश्न पूछा गया था उसकी ये बात हो रही है। वर्तमान में कई जो वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीडोमीटर है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या को क्रॉस कर चुकी है। यूनाइटेड नेशंस के भी आंकड़े हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि भारत में वर्ष 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, जो भारत की जनगणना का ऑफिशियल डेटा माना जाता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दुनिया में दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश है। वैसे कई आंकड़ों के अनुसार वो चीन को क्रॉस कर चुका है और अब ये नई जनगणना जो होने जा रही है वर्ष 2027, जिसकी रेफरेंस डेट है 1 मार्च 2027, उसमें बिल्कुल स्थिति, जो नवीन स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। भारत की भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, लगभग इतना ही विस्तार है। जब हम सूर्योदय की बात करते हैं तो भारत के मिजोरम राज्य में सबसे पहले सूर्योदय नहीं होता बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होता है, और इस प्रकार से कथन गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ वही बेसिक तथ्य हैं जो अभी आपको बताए गए हैं। भारत की जो भूमि सीमा का विस्तार है वो 15,106.7 किलोमीटर है। बस थोड़ा सा अंतर आपको बताए गए तथ्यों में इतना ही है, लगभग 15,200 किलोमीटर की सीमा बैठती है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। चार ऑप्शन है आपके सामने, सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। क्या होगा इसका सही उत्तर। अगर आप देखें कि कुमायूं हिमालय की अवस्थिति कहां है, तो कुमायूं हिमालय उत्तराखंड के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। और आप ये भी बात रखिएगा कि कुमायूं हिमालय या जो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है वो काली नदी बनाती है, तो इसमें काली नदी जरूर आएगा। और जब हम कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो इधर वो कौन सी नदी है जो इस हिस्से को अलग करती है, तो वो सतलज नदी है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय कौन सा है, पंजाब हिमालय उसको कहते हैं। हिमालय के भाग को, जो सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय है, उसके भाग को हम किस नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित जो हिमालय है उसके भाग को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमाचल या हिमालय के भाग को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा या सही है या है। आपके सामने चार कथन है। पहला कथन क्या है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। दूसरा कथन है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। तीसरा कथन आपके सामने है, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। और चौथा कथन आपके सामने है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनना है। आपके सामने ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, और ऑप्शन डी है सभी कथन सही है, यानी केवल 1, 2, 3, 4 कथन सही है। यहाँ पर सभी कथन जो भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं बिल्कुल सही है। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है, यह कथन बिल्कुल सही है। यह पूरे वर्ष मनाली के लाहौल स्पीति घाटी से एक प्रकार मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ करके रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था।
और किया गया है और भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। विशेष तौर से जब हम भारत और चीन सीमा संबंधों की बात करते हैं तो भारतीय सेना की तेजी से रसद आपूर्ति के अंतर्गत इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रोहतांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन सही है या है? आपके सामने कथन क्या है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। और दूसरा कथन है, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। बागेश्वर जिले में स्थित है, ये बिल्कुल कथन सही है। चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ये कथन गलत है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, केवल एक, केवल दो, दो, दोनों। एक और दो दोनों सही है, न तो एक और न ही दो सही है। तो यहाँ दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 है और उसकी ऊंचाई 7500 मीटर से कम है। कुछ साक्ष्यों के अनुसार 7120 मीटर है। ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है और ये समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है और इसलिए इसे त्रिशूल नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा या पाल घाट? जो खैबर दर्रा है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में जोड़ता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आने जाने का एक रास्ते के रूप में आप इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। काफी ऐतिहासिक रास्ता भी है। दिए गए विकल्पों में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखला में है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या गुजरात। तो सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है। भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है और भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। ये तब का तथ्य है, ये तब का तथ्य है जो आपको पहले बताया गया है। 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति में परिवर्तन भी किया गया है कि वर्तमान में भारतीय तट रेखा में कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय केंद्र शासित प्रदेश जो तट रेखा इसके साथ सीमा बनाते थे वो उनकी संख्या 4 थी, वर्तमान में कितनी है? इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई कितनी है? किसकी है? गुजरात की है। यहाँ पर किसकी कितनी लंबाई है तट रेखा की? इन राज्य जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। गुजरात की तट रेखा की लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। महाराष्ट्र की तट रेखा की लंबाई है 652.6 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की है 973.7 किलोमीटर और केरल की है 569.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो चौथे स्थान पर भारत है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी किससे नहीं मिलती है? आपके सामने ऑप्शन है, महाराष्ट्र के साथ उभयनिष्ठ नहीं है, बिहार के साथ नहीं है, उड़ीसा के साथ नहीं है या आंध्र प्रदेश के साथ नहीं है। उत्तर है बिहार के साथ नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर आप पश्चिमी सीमा देखेंगे तो वहां महाराष्ट्र को देखेंगे, पूर्वी सीमा देखेंगे तो उड़ीसा को देखेंगे, दक्षिणी सीमा देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को आप देखेंगे। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सीमा से कई भारतीय राज्य मिले हुए हैं। उत्तर पश्चिम सीमा पर मध्य प्रदेश भी मिला हुआ है। इसके अलावा उत्तर पूर्व सीमा पर झारखंड की स्थिति भी आप देख सकते हैं और दक्षिण में तेलंगाना की स्थिति और उत्तर में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बनती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। आपको बताना है कि जारवा जनजाति कहां पाई जाती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जारवा जनजाति की जो स्थिति है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति मानी जाती है। ये जो जनजाति है ये दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए
कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दी गई है। आदिवासी और आदिवासियों की अवस्थिति दी हुई है। एक तरफ आदिवासी है और दूसरी तरफ में राज्य दिए गए हैं जहां पर उनकी अवस्थिति है या नहीं है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर आदिवासियों में भील, गोंड, लिम्बूस और कोन्याक दिए गए हैं। और अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है? नागालैंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और सिक्किम में अवस्थिति दी गई है। तो भील जनजाति जो है उसको आप राजस्थान से जोड़ सकते हैं, तो 2 यहाँ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। गोंड जनजाति को आप छत्तीसगढ़ से जोड़ सकते हैं, तो 3 भी यहाँ पर जुड़ जाएगा। जब हम लिम्बूस की बात करते हैं तो वो सिक्किम में आपको उनकी अवस्थिति देखने को मिलेगी, और कोन्याक की जो अवस्थिति है वो नागालैंड में आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। भील जो जनजाति है वो केवल राजस्थान में ही नहीं मिलती, बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी उनकी स्थिति को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश। तमरिया जनजाति के बारे में बताना है आपको। ऑप्शन सी इसमें सही है, झारखंड बिल्कुल सही है। उत्तर होगा तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजाति है जो मुख्यतः झारखंड और ओडिशा में पाई जाती है। झारखंड में तमरिया या तमड़िया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन है, महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक। और उत्तर इसमें सही होगा ऑप्शन बी यानी सोन। इन नदियों में सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 70,055 वर्ग किलोमीटर है। महानंदा का 23,700 वर्ग किलोमीटर है। रामगंगा का 30,811 वर्ग किलोमीटर है और गंडक का 45,731 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से ऑप्शन बी उसमें सही हो जाएगा, यानी सोन नदी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है, सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या शारदा नदी। आप जानते हैं कि जो गंडक नदी की अवस्थिति है वो कहां से, वो नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, नेपाल से निकल करके बिहार में प्रवेश करती है गंडक नदी और सोनपुर पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। सोन, हिंडन और शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम है सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, गवालीगढ़ पहाड़ियों में या अमरकंटक? तो आप जानते हैं कि जो कावेरी नदी है उसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं जो कि पश्चिमी घाट में स्थित हैं। तो कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु, पूर्व नाम कुर्ग था जिसका, कोडगु जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकल करके 800 किलोमीटर लंबाई और 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो ओडिशा में डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है? महानदी। ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा से होती हुई ओडिशा के तट पर ही अपना डेल्टा बनाती है। उद्गम कहां से होता है महानदी का? छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में सिहावा नामक पहाड़ी से इसका उद्गम है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से प्रवाहित होते हुए पाराद्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है और इसकी कुल लंबाई है 851 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन कौन से हैं? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? जो दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, यानी गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकल करके दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर और कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी, सतलज, ब्यास या चेनाब? आप जानते हैं कि जो सतलज नदी है वो तिब्बत से निकलती है और वो हिमालय की तीनों श्रेणियों से होती हुई गोर्स बनाती हुई आती है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गोर्स का निर्माण करती है सतलज नदी, और इसको हम ट्रांस हिमालयन नदी के रूप में भी परिभाषित करते हैं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो वहां पर शहर दिए हैं, यहाँ नदी का तट दिया है कि कौन सी नदी के तट पर वो अवस्थित है। शहर जबलपुर के सामने नदी दी है नर्मदा, हैदराबाद के सामने नदी दी है कृष्णा, कोटा के सामने चंबल नदी दी है और नासिक के सामने गोदावरी नदी है। जबलपुर है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। कोटा जो है वो चंबल नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। जो हैदराबाद है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी नदी के तट पर है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाए। अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। ऊंचाई लगभग 90 मीटर है और भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कोलेरू, वूलर, नल सरोवर और सांभर। आपसे पूछा है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो वूलर है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जल के आयतन की दृष्टि से वूलर है और सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राज्य वहां पर दिए हैं, गर्म झरने यहां पर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात। गर्म झरने नाम दिए गए हैं मणिकर्ण, तप्तापानी, वज्रेश्वरी और गुजरात के सामने दिया है नारायण। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। गर्म झरना मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, तप्तापानी ओडिशा में है, वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में है, लेकिन नारायणी जो है वो गुजरात में नहीं है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में स्थित जो प्रमुख झरने हैं वो कौन कौन से हैं। चबसार, कैम्बेवेल्स, गोधा, हरसान, कावा, खेड़ापाद, खार, मुक्तापुर, वराहा, मीणपुर, उनाई, तुवा, तुलसी श्याम, सवरकुंडला, लसुंदरा, लालपुर और ढोलेरा। नारायणी मंदिर के निकट गर्म झरना स्थल जो है वो राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, तप्तापानी ओडिशा में है और वज्रेश्वरी जो है वो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा या दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। आप जानते हैं कि भारत में मानसून कहाँ आता है, सबसे पहले केरल में आता है। और केरल में कहां से आता है, अरब सागर से आता है। तो वो दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। और जब मानसून लौटता है तो किस प्रकार से लौटता है, ऐसे, तो वो दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। तो ये दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति को आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन मानसून का जो प्रवाह है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होता है और शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है, इस प्रकार से उसकी दिशा हो जाती है। और भारत में जो अधिकांश वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से ही होती है। अगला प्रश्न है सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार तट। तो आप देख सकते हैं कि जो 2004 की सुनामी है वो मुख्यतः कहां पर आई थी, इंडोनेशिया और श्रीलंका पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था। तो एक प्रकार से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, ये वाला तट सबसे ज्यादा प्रभावित होगा और इस तट को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर या अरब सागर। सही उत्तर क्या होगा, समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते। ये उस समय का प्रश्न है, तो उस समय ये अरब सागर में चक्रवाती तूफान आया था, ऑप्शन डी इसमें सही है। मई 2021 में गुजरात के तट से ये तूफान टकराया था। अगला प्रश्न है काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है। बांगड़, खादर, भूर या रेगुड़। तो काली कपास मिट्टी को रेगुड़ नाम से या रेगुड़ नाम से भी जाना जाता है,
और उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम आदि अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है। तो इसको रेगुर, रेगुड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में इस मिट्टी का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में आप देख सकते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या चूनेदार मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो कि उपजाऊ मिट्टी को लेकर के आती है भारत के मैदानों में, खासतौर से उत्तरी मैदान में, दक्षिणी मैदानों में, वो भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा मानी जाती है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, मूलतः हिमालय के अवसादों के निक्षेपों से बनी होती है और काफी उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका, गाद, महीन बालू या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मृत्तिका का जो व्यास है वो इतना होता है, 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। ऑप्शन ए उसमें सही होगा। व्यास कितना होगा? 0.002 मिलीमीटर से कम होगा। गाद का व्यास कितना होता है? 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के मध्य। और महीन बालू या रेत का व्यास कितना होता है? 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर उसका व्यास होता है। तो इन सब का व्यास हमने देख लिया, उनका डायमीटर हमने देख लिया। अगला प्रश्न है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? जो मृदा में होने वाली क्षरण है, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मृदा अलग अलग बारिश की वजह से मृदा में जो कमी आती हो उसकी उपजाऊपन कम हो जाता है। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है उसमें कटाव होता है। तो उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है? सघन वर्षा से, वन नाशन से, वन रोपण से, अतिचारण से। तो आप जानते हैं कि जितना ज्यादा वन रोपण होगा तो वनों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को अपने साथ बांध करके रखती है और मृदा क्षरण को वो रोकती है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, वन रोपण से। मृदा क्षरण के अंतर्गत वे सभी उपाय आते हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं, उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। और कुछ प्रभावी उपाय हैं वृक्षारोपण, जो सर्वाधिक सशक्त उपाय माना जाता है। इसके अलावा जो सोपानी या समोच्च रेखीय कृषि है वो भी जो मृदा क्षरण है उसको रोकता है। अतिचारण और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना भी, मेड़बंदी का इंतजाम करना भी मृदा क्षरण को रोकने का एक उपाय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी की डेल्टा पर अवस्थित है? कुंडापुर, होन्नावर, मालपे या कोरिंगा। तो गोदावरी नदी के डेल्टा पर जो मैंग्रोव स्थित है वो कोरिंगा है और ये भारत का सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र भी आता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के समीप ये स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कौन से हैं? रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है और तुंगभद्रा बांध परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। आपको बताना है कौन से सही है। 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 1, 3, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो इसमें यहाँ पर जितने भी कथन दिए गए हैं सभी सही हैं। जो रिहंद बांध है वो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। तुंगभद्रा जो परियोजना है वो तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य का संयुक्त उपक्रम है। और मैथान बांध जो है वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। इस प्रकार से सभी कथन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? व्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से या सतलज नदी से? आपको ये बताना है। तो तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन सी से है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है और भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है। पाकिस्तान इसको क्या कहता है? वूलर बैराज के नाम से जानता है। भारत ने वर्ष 1984 में वूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? एपिनाइन, पेरेनीज, दिनारिक आल्प्स या जूरा। तो एपिनाइन जो पर्वत है वो आप देखेंगे कि इटली में स्थित है और इसका निर्माण संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में, इसका जो विस्तार है, निर्माण नहीं इसका जो विस्तार है, संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में आप देख सकते हैं लगभग 1350 किलोमीटर ये लंबा है। और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट कॉर्नो ग्रैंडे है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? लैटविया और पोलैंड, लैटविया और रूस, स्वीडन और नॉर्वे। यहाँ पर आपको जितने भी देश दिए गए हैं, नॉर्वे एक ऐसा देश है
जो कि बाल्टिक सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता, और इसलिए सबसे उपयुक्त उत्तर इसमें डी ऑप्शन है, क्योंकि स्वीडन की सीमा भी आप देखेंगे कि बाल्टिक सागर से कहीं ना कहीं लगती है। तो बाल्टिक सागर की स्थिति से एक तो जो बाल्टिक देश माने जाते हैं एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, उसके अलावा रूस की सीमा भी लगती है, फिनलैंड की लगती है और स्वीडन की भी लगती है। नीचे के जो दो देश हैं पोलैंड और डेनमार्क की सीमा भी उससे लगती है, लेकिन नॉर्वे की सीमा नहीं लगती है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर से 9 देश, एक प्रकार से बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा हुआ है। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? गैबोन, बोत्सवाना, लाइबेरिया या अंगोला। बोत्सवाना एक ऐसा देश है जो कि स्थलबद्ध है, चारों देश तरफ से देशों से घिरा हुआ है और ये किसी भी प्रकार से अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। बाकी जो तीनों देश दिए गए हैं वो पश्चिमी तट पर स्थित हैं और लैंडलॉक्ड कंट्री है बोत्सवाना। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी। तो ब्रुनेई के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ब्रुनेई की अवस्थिति अगर आप देखेंगे तो ब्रुनेई अपने छोटा सा देश है और चारों तरफ से एक तरह से मलेशिया से घिरा हुआ है, तो इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मलेशिया के साथ बोर्नियो एवं सेबाटिक द्वीप पर, पापुआ न्यू गिनी के साथ न्यू गिनी द्वीप पर और तिमोर लेस्टे पूर्वी तिमोर के साथ तिमोर द्वीप पर भूमि सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन सही है या है? आपके सामने कथन है। पहला कथन है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। दूसरा कथन है, ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपके सामने ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो सही उत्तर क्या होगा? इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, बिल्कुल सही है। और ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, ये गलत है क्योंकि ये इक्वाडोर का हिस्सा है। तो इस प्रकार से केवल एक इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील, टाना झील, एडवर्ड झील या एल्बर्ट झील। तो टाना झील से निकलती है जो कि इथियोपिया में स्थित है। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलकर के नील नदी का निर्माण करते हैं। व्हाइट जो नाइल है वो कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। और जो ब्लू नाइल झील है जिससे नील नदी को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है, वो टाना लेक से निकलती है। तो अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, भूमध्य सागर में गिरती है। उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। नवीन अनुसंधानों में दक्षिणी रवांडा में स्थित कीवू झील के निकट न्यूंगवे वनों को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथियोपिया की टाना झील, टाना लेक से उद्गमित होती है। और श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का एक प्रकार से आविर्भाव होता है। अगला प्रश्न है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन सही है या है? पहला कथन है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और दूसरा कथन है, रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो राइन नदी से जो दक्षिणी जर्मनी है और जो पश्चिमी जर्मनी है उसकी औद्योगिक गतिविधियों का के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस प्रकार से कथन एक गलत हो जाता है और रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये सही है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। राइन नदी उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि मुख्यतः पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। नीदरलैंड का जो रोटरडैम बंदरगाह है वो राइन मास डेल्टा पर स्थित है। राइन नदी उत्तरी सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? टोंगा, तुवालू, ताहिती या तिनियन। तो आप देखेंगे कि जो तिनियन द्वीप है ये पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। टोंगा, तुवालू और ताहिती पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग है।
जो ताहिती है ये फ्रेंच पोलिनेशिया का द्वीप है वो, और फ्रेंच पोलिनेशिया समग्र रूप से पोलिनेशिया का भाग है, इसलिए ये इसी के अंतर्गत आएगा। जबकि हम तीनियन द्वीप की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में जरूर स्थित है, लेकिन जो पोलिनेशिया द्वीप समूह है उसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने कथन है, यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और नहीं 2। तो अगर आप विक्टोरिया झील की बात करें तो ये 3 देशों से घिरी हुई है। 3 देश कौन कौन से हैं? तंजानिया, युगांडा और केन्या। तो ये कथन गलत हो जाएगा। अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, बिल्कुल भ्रंश घाटी में स्थित है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो लगातार गतिशील होती हैं, और टेक्टोनिक प्लेट्स में आप कह सकते हैं कि उनके टूटन से, उनमें किसी प्रकार से विकार आने से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, और भ्रंश घाटी में 2 भ्रंशों के बीच का क्षेत्र नीचे धंस जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत लंबी, गहरी और संकरी गहरी घाटी का निर्माण हो जाता है, उसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं। तो जो विक्टोरिया झील है एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में ही स्थित है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, और बाकी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, 78.08% है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में 78.08% है नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोममंडल होती है। क्षोममंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 12 किलोमीटर होती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर होती है, और जितनी भी मौसमी संबंधी घटनाएं हैं, चाहे वर्षा हो, कोहरा हो, ओलावृष्टि हो आदि, इसी सतह में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? सागौन, जिसको सागवान भी कहते हैं, ओक, चेस्टनट या जैतून। तो आप जानते हैं कि सागौन जो है वो पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, और ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो मानसूनी वन होते हैं। और इन वनों में कौन कौन से काष्ठ वृक्ष आ जाते हैं? साल आ जाता है, सागौन या सागवान आ जाता है, नीम आता है, शीशम आता है। दृढ़ काष्ठ जो लकड़ी होती है बहुत दृढ़ होती है, फर्नीचर में इस्तेमाल हो सकती है, यातायात और निर्माण सामग्री में उसका उपयोग होता है। अंजीर, ओक, चेस्टनट, जैतून, अंगूर, संतरा जैसे नींबू वंश के जो वृक्ष हैं ये भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क भंडार के लिए, कोयला भंडार के लिए, सोना भंडार के लिए, यूरेनियम भंडार के लिए। लौह अयस्क भंडार के लिए सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। और अपलेशियन जो क्षेत्र है, जो कि अमेरिका के पूर्वी हिस्से में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो कोयला भंडार के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला कथन है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। इसे 1867 ईस्वी में रूसियों से खरीदा गया था, यह भी बिल्कुल सही है। यानी दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। यही पूछा गया है कि कौन से कथन इसमें सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, वेनेजुएला में एंजिल प्रपात के फेन यानी झाग से, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से, या अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। तो एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है कपूर, प्राकृतिक कपूर, चीन और जापान में पाए जाने वाले वृक्ष से। कपूर जो है वो एक वाष्पशील वानस्पतिक द्रव्य है। चीनी अथवा जापानी कपूर लोरेसी कुल के सिनामोमस कैफोरा नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। सिनामोमस कैफोरा नामक वृक्ष, सिनामोमस कैफोरा नाम है उसका। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? इराक, ईरान, सऊदी अरब या लेबनान? सऊदी अरब। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय सऊदी अरब था। इन आंकड़ों में परिवर्तन होता रहता है, तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार इन आंकड़ों को कंफर्म भी कर लेना चाहिए। पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के वृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? सीमेंट और कागज, फिल्म उद्योग, उद्योग एवं रसायन, इस्पात और इंजीनियरिंग। अभी आपको बताया था कि जो वृहद झील क्षेत्र है, सुपीरियर लेक
जहां आती है वहां लौह अयस्क के भंडार है। तो लौह अयस्क के भंडार है तो वो इस्पात उत्पादन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ऑप्शन डी इसमें सही है। उत्तरी अमेरिका के वृद्ध झील प्रदेश में कोयला और लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं और इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक वहां पर विकसित है। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? बाली और लोम्बोक, लोम्बोक एवं संबावा, संबावा एवं जावा या जावा एवं बाली। तो बाली एवं लोम्बोक के बीच स्थित है ये लोम्बोक जलडमरू मध्य, ऑप्शन ए सही है। और जलडमरू मध्य जो है लोम्बोक, ये जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? झीलें दी गई हैं, देश दिए गए हैं। टिटिकाका झील के सामने दिया है बोलिविया पेरू, ये बिल्कुल सही है। उर्मिया झील के सामने ईरान दिया है, ये भी सही है। रेंडियर झील के सामने रूस दिया है, रेंडियर झील कनाडा में पड़ती है। और अथाबास्का झील के सामने कनाडा दिया है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेंडियर झील कनाडा में पड़ती है और यहां पर दिया गया था रूस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक या नरोरा से पटना तक। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। आप जानते हैं गंगा नदी के इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। स्थापना 1986 में हुई थी। कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है और देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग भी है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपकी आरओ की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। आपका एक रिवीजन इन प्रश्नों के माध्यम से हो गया है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।